हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल JHS एजुकेशन हब। अपन आज लेकर आए हैं वीडियो फॉर बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। और आप ही मान के चलना, जैसे मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं एक लास्ट वीडियो लेकर आऊँगा। ये प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग आज लास्ट वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए जो ये बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर आप एक वीडियो डाल दो पूरा, जिसमें पूरे कंप्लीट प्रैक्टिकल हमें एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, एग्ज़ाम में किस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्या उनकी लैंग्वेज रहेगी, हमें कितना लिख के आना है, इन सब के रिगार्डिंग लास्ट वीडियो है। स्टूडेंट जो भी चैनल पे, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, चैनल पे जो स्टूडेंट नए हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम के दिन भी कुछ अपडेट और अच्छा मिल जाए। आप ये प्रयास करें कि जो 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके, जो पहले वीडियो डाल चुका हूँ मैंने उसमें पूरी स्कीम बताई आपको कि 40 मार्क्स के क्वेश्चन प्रैक्टिकल में किस किस तरह से आपके आएंगे और कितना लिख के आओगे ताकि आप अच्छे मार्क्स गेन हो सकें। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले। देखो, हर कॉलेज के अंदर क्वेश्चन जो आता है वो अलग अलग लैंग्वेज में हो सकता है, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर एक पैटर्न लेकर चल रहा हूँ। सपोज करो क्वेश्चन नंबर 1 आपको मिलता है लेबोरेटरी टेक्निक में से, जो अपन पहले बात कर चुके हैं। लेबोरेटरी टेक्निक में क्वेश्चन आपको मिल सकता है या तो मेल्टिंग पॉइंट निकालना, या बॉइलिंग पॉइंट निकालना, या सब्लिमेशन, और या फिर क्रिस्टलाइजेशन। कोई सा भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल मिल सकता है जो आएगा आपका ओनली 3 मार्क्स का। तो मैंने एग्जाम्पल लिया है क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। हो सकता है कि आपके कॉलेज में एग्जाम में आपको कोई अलग क्वेश्चन दें, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 की लैंग्वेज जो रहेगी वो आपकी यही रहने वाली है। दिए गए कार्बनिक पदार्थ का एल्यूमिनियम ब्लॉक विधि द्वारा गलनांक निर्धारण कीजिए। ये क्वेश्चन आएगा आपका 3 मार्क्स का। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक मेथड। हो सकता है कि एमपी का जो 2 विधियां हैं, एक थिले ट्यूब से और एक एल्यूमिनियम ब्लॉक से, जो भी आपको एग्जाम मिलता है उस अकॉर्डिंग आप इसमें यहाँ पर चेंज हल्का फुल्का कर सकते हो। प्रैक्टिकल जब भी आप स्टार्ट करेंगे उसका फिक्स पैटर्न लिखने का है। आप इस ऑर्डर में लिखें, इन पॉइंट में लिखें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे फर्स्ट यहाँ पर आता है आपका रिक्वायर्ड एपरेटस। ये आपकी हेडिंग है, इसको आप चाहें तो ब्लैक पेन से लिखें ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिख जाए। इसमें एपरेटस में आपको चाहिए एल्यूमिनियम ब्लॉक चाहिए, थर्मामीटर चाहिए तापमान नापने के लिए, ट्राइपॉड स्टैंड चाहिए जब ब्लॉक को रखते हो आप, बर्नर चाहिए, आदि आपको इसमें एपरेटस से चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल। यहाँ पर आपको बताना होता है मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है इसमें साफ साफ, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है गलनांक कहलाता है। आप चाहें तो शॉर्ट में लिख सकते हो, यह आपका सब्सटेंस सॉलिड, आपको यहाँ पर इसने हीट किया और यहाँ बन गया ये लिक्विड। इस पॉइंट को कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट या फिर गलनांक, ये ध्यान रख के चलें। नेक्स्ट है विधि या मेथड। आप अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम टाइम, मैं ये बोलूँगा आपको कि आप विधि को यहाँ पर स्किप कर सकते हो, यानी विधि आपको नहीं लिखनी है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है चित्र या फिर डायग्राम। ये एक पूरा कंप्लीट सेटअप है फॉर एमपी डिटरमिनेशन। अगर आपने लैब में काम किया हो तो आपको साफ साफ पता होगा। इसका नाम एल्यूमिनियम ब्लॉक है, ये है आपका एल्यूमिनियम ब्लॉक। ये है आपका थर्मामीटर जिससे आप टेम्परेचर को नोट करते हो। यह है आपकी वायर गॉज या फिर जाली जो बोलते हो इसको आप, वही है वायर गॉज। यह है आपका ट्राइपॉड स्टैंड, त्रिपदीय स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड। और यह है आपका बुनसन बर्नर, बुनसन बर्नर। ये आप देख रहे हो, इस तरह आप डायग्राम बना के, और मैंने आपको पहले भी बोला है इसको पूरे को आप लेबल करके आएंगे और यहाँ लिख के आएंगे आप लोग एल्यूमिनियम ब्लॉक विधि द्वारा गलनांक निर्धारण। इसके बाद बनती है आपकी प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल। स्टूडेंट चाहे मीडियम किसी का हो, मैं सबके लिए यहाँ पर हेडिंग को सबको डाल रखा है, अंग्रेजी में डाल रखा है ताकि उसको दिक्कतें नहीं आए। यहाँ पर आप सीरियल नंबर 1 कॉलम 2 में डालते हो आप कार्बनिक पदार्थ का नाम, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह डालते हो आप कार्बनिक पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यह डालते हो आप मेल्टिंग पॉइंट। सपोज करो कंपाउंड आपको मिल गया एग्जाम में यूरिया, ये यूरिया कंपाउंड का नाम हो गया और ये हो गया यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2। और यहाँ पर आपको निकालना होता है एक एवरेज मेल्टिंग पॉइंट। एवरेज का मतलब क्या होता है, आप 3 बार रिपीट करें। सपोज करो पहली बार आपका आया 132, फिर आया आपका 131, फिर आपका 133,
तीनों को आप प्लस करके डिवाइड करेंगे बाई 3, तो आपको आंसर मिलेगा 132 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें गलतियाँ करते हैं कई बार, वो यहाँ पर लिख के नहीं आते हैं कि आपका टेम्परेचर किस डिग्री में या किस में आया हुआ है। तो साफ साफ है कि तापमान या टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या कहलाएगी, डिग्री सेंटीग्रेड, वो आप यहाँ लिख के आएंगे। और लास्ट में आएगा आपका रिजल्ट या फिर परिणाम। उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी, दिए गए कार्बनिक पदार्थ का गलनांक एल्युमिनियम ब्लॉक द्वारा 132 डिग्री प्राप्त हुआ। ये सब अगर आप लिख के आते हो, एग्जामिनर के पास कोई चांस नहीं है कि आपके नंबर काट ले। दैट मीन्स आपको 3 में 3 मार्क्स मिलने के चांसेज हैं पूरे पूरे। अगर आप इसमें इसको स्किप करते हो फिर आपके नंबर कट हो सकते हैं। बल्कि ये मैं आपसे बता दूं, अगर इतना लिख के आते हो तो आपके नंबर 3 में से 3 ही आएंगे पूरे। क्वेश्चन नंबर 2 जो आएगा आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और आपको यहाँ क्या लैंग्वेज मिलेगी, दिए गए कार्बनिक पदार्थ में एलिमेंट डिटेक्शन या फिर तत्व परीक्षण कर क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप की पहचान करना। आपको यहाँ 2 काम करने हैं। पहला तो आपको निकालना है इसके अंदर, कंपाउंड के अंदर एलिमेंट कि जो नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। पूरा आपको निकालना है इसके अंदर Fg या फंक्शनल ग्रुप है या फिर क्रियात्मक समूह। ये 2 काम आपको करने होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपको। अगर जिस तरह बताया गया है वैसे आप लिखते हो तो आपके आएंगे, क्वेश्चन आएगा 7 मार्क्स का, तो आप इसमें भी 7 में 7 मार्क्स गेन कर सकते हो। यहाँ पर पहला आता है आपका प्रिलिमिनरी टेस्ट या प्रारंभिक परीक्षण। नंबर 1 है भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट, जो आपकी ठोस या द्रव लिक्विड कोई सी भी हो सकती है। जैसा आपको मिलता है वैसा आपको लिख के आना है। जैसा आपको मिले वैसा आपको लेके आना है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नंबर 2 पे आएगा आपका कलर, जिसका रंग होता है, मैंने मान लिया कोई भी एसिड के लिए सफ़ेद। तीसरा आपका विलेयता, जल में घुलनशील, गर्म जल में घुलनशील होता है। नंबर 4 पे आता है लिटमस परीक्षण। लिटमस परीक्षण में आपको लिखना पड़ेगा कि वो आपका अम्लीय है, एसिडिक या बेसिक या क्षारीय। अगर अम्लीय है तो अम्लीय क्यों है ये लिखना पड़ेगा आपको। नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसलिए ये कंपाउंड आप एसिडिक कहलाता है। और नेक्स्ट है ज्वलन परीक्षण, इग्निशन टेस्ट। आप लिखना पड़ेगा, सपोज करो एरोमेटिक है तो ये लिखना पड़ेगा आपको एरोमेटिक क्यों है। यहाँ लिखा हुआ है कार्बनिक पदार्थ काले धुआं के साथ जलता है इसलिए एरोमेटिक है। ये ध्यान रख के चलें। पॉइंट नंबर 4 और 5 ये आपको ढंग से पढ़ के जाना होता है, ताकि एग्ज़ाम में आप जब वाइवा होता है तो उसका आंसर आप ढंग से दे सको। इसके बाद आते हो आप कंपाउंड के टेस्ट के लिए। पहले बनाएंगे आप यहाँ पर परीक्षण सारणी, उसमें कॉलम रहेंगे आपकी क्रम संख्या, फिर प्रयोग एक्सपेरिमेंट, परीक्षण इज ऑब्जर्वेशन, निष्कर्ष या इन्फेरेंस। यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 होगा आपका एलिमेंट डिटेक्शन या फिर एन तत्व परीक्षण, एन एलिमेंट डिटेक्शन। ये कैसे करना है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ वैसा करके आना है। आप एग्जाम में ऐसे लिख के आते हो जैसे हम कॉपी से उतारा है कहीं से, आपको कुछ चिट में लगी होगी। आप ये काम बिल्कुल नहीं करें। आपको जिस तरह बताया गया है वैसे लिख के आएंगे। ये आपका टेस्ट 2 पार्ट्स में होता है। 2 पार्ट कैसे हैं, किताब में नहीं मिलेगा, ये बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 लैसाने सॉल्यूशन प्लस ताज़ा FeSO4 का विलयन प्लस 1-2 बूंद NaOH की डालते हैं। NaOH की बूंदें डालते ही इसमें हरा अवक्षेप या फिर ग्रीन PPT जनरेट होता है। ग्रीन PPT आना ये नहीं दर्शाता है कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। इसका अगला पार्ट है उपरोक्त विलयन को गर्म करके ठंडा करके इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल दीवार के सहारे सहारे डालते हैं। जैसे इसमें डालते हो सल्फ्यूरिक एसिड, उक्त विलयन का रंग हरा नहीं होता है। अगर ये हरा होता है तो एन प्रेजेंट होती है। यहाँ लिखा है हरा नहीं होता है, मतलब इसमें एन आपका एब्सेंट रहेगा। यहाँ साफ लिखा हुआ है एन अनुपस्थित है। इस तरह आप लिख के आते हो नाइट्रोजन टेस्ट को। नेक्स्ट आता है, आपने एन टेस्ट कर लिया, अब आता है आपका क्रियात्मक समूह परीक्षण या फंक्शनल ग्रुप टेस्ट। यहाँ पर फर्स्ट अपना एग्जाम्पल लिया हुआ है फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो वहाँ टेस्ट नंबर 1 आता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट परीक्षण। इसके लिए अपन क्या परफॉर्म करेंगे, कार्बनिक पदार्थ के जलीय विलयन में 1-2 ml सोडियम कार्बोनेट का विलयन डालने पर तीव्र गति से रंगहीन एवं गंधहीन गैस CO2 बाहर निकलती है और यह दर्शाता है कार्बोक्सिलिक समूह हो सकता है। पहला जब टेस्ट करेंगे आप तो यहाँ पर आपको लिखना है ओनली हो सकता है, आप यहाँ नहीं बोलेंगे कि निश्चित है। इसलिए अब मैंने आपको पहले बोल रखा है
कोई भी ग्रुप के लिए आप जब टेस्ट करेंगे तो कम से कम आपको 2 टेस्ट तो करने ही करने हैं। पहला टेस्ट रहेगा आपका हो सकता है के लिए, दूसरा रहेगा आपका निश्चित करने के लिए। दैट मीन्स आपको किसी भी ग्रुप के टेस्ट के लिए 2 टेस्ट तो कम से कम करने ही करने हैं। अगला टेस्ट है एस्टर परीक्षण या एस्टर टेस्ट। एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में कार्बनिक पदार्थ को लेकर इसमें 2-3 बूंदें सल्फ्यूरिक अम्ल के डालते हैं एवं 2-3 बूंदें अल्कोहल की डालकर गर्म करते हैं, फिर इसे पानी में डाल देते हैं। इसमें फ्लो जैसी खुशबू आती है। ऐसा क्यों होता है? इसका नाम ही क्या, एस्टर टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर एस्टर का निर्माण होता है इसलिए, और एस्टर में खुशबू आती है मीठे फ्लो जैसी। ये टेस्ट बताता है आपको कार्बोक्सिलिक समूह निश्चित है। अब देख लिया अपन ने, पहले अपन ने किया है कंपाउंड के लिए प्राइमरी टेस्ट, फिर अपन ने किया है 4 क्रियात्मक समूह परीक्षण। दोनों करने के बाद में आ जाता है अपना रिजल्ट या फिर परिणाम। यह साफ साफ क्या लिखा हुआ है, दिए गए कार्बनिक पदार्थ में N तत्व है, जो आपका N तत्व है वो तो इसमें आपका एब्सेंट है या फिर अनुपस्थित है, एवं क्रियात्मक समूह कौन सा है, कार्बोक्सिलिक समूह। इस तरह आपको जो रिजल्ट दिया गया था और जो उद्देश्य दिया गया था, दोनों को आप कंपेयर करके देख सकते हो। जिस तरह का उद्देश्य था उस तरह का आपने यहाँ पर रिजल्ट है या परिणाम लिख दिया है। इतना अगर आप तरीके से लिख के आते हो, पहले आपका उद्देश्य, फिर 5 प्राइमरी टेस्ट, फिर एन टेस्ट, फिर फंक्शन ग्रुप का टेस्ट है, तो नंबर आएंगे आपके पूरे 7 में से 7, अगर इस तरह आप लिख के आते हो तो। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री ये क्वेश्चन क्या है, कैसे आएगा आपके, दिए गए अज्ञात द्रव का ओस्टवाल्ड विस्कोसिटी मापी द्वारा शांता ज्ञात करना। इंग्लिश में टू कैलकुलेट विस्कोसिटी ऑफ गिवन अननोन लिक्विड बाय ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। इसमें क्वेश्चन कोई सा बन सकता है, मैं पहले सिलेबस डिस्कस कर चुका हूँ मैं, बट मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस क्वेश्चन लिया हुआ है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इसको आप कैसे लिख के आओगे। यहाँ तरीका क्या लिखने का, इस तरह लिख के आना पॉइंट वाइज, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। नंबर 1 आपको आता रिक्वायर्ड एपरेटस या आवश्यक उपकरण। यहाँ पर है ओस्टवाल्ड विस्कोसिटी मापी, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर, बीकर चाहिए, पिंच कॉर्क चाहिए, रबर ट्यूब चाहिए, स्टॉपवॉच चाहिए, ये सब आपको लिखना पड़ेगा आवश्यक उपकरण के अंदर। अगला है सिद्धांत या फिर प्रिंसिपल, ये बताना पड़ेगा आपको। अब निकालना क्या है, शांता या फिर विस्कोसिटी, ये बताना पड़ेगा आपको शांता विस्कोसिटी होती क्या है। तो यहाँ लिखा हुआ है शांता किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अपरूप प्रतिबल के कारण अपने को विकृत करने का विरोध करता है, या फिर हम बोले और भी सिंपल लैंग्वेज के अंदर, यह है उस तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने का प्रतिरोध करने की क्षमता का परिचायक होता है। ध्यान रखे चलें, आप बिना इसके सिद्धांत के आगे यहाँ से नहीं बढ़ेंगे। नेक्स्ट है विधि, विधि को आप चाहें तो यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। फिर डायग्राम, जो कि बहुत मस्त है, डायग्राम को लेवल करके आप पूरा बना के आएंगे। और डायग्राम किसका है, ओस्टवाल्ड विस्कोसिटी मापी का। इसकी जो शेप है वो होती है आपकी यू शेप ट्यूब होती है, ये आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि इसकी शेप है लगभग यू शेप की तरह। इसके अंदर 2 लिम्ब होती हैं, भुजा होती है, एक लिम्ब एक्स है, एक लिम्ब वाई है। दोनों लिम्ब के अंदर जो बल्ब होते हैं, मैं बल्ब ए बोलता हूँ और बल्ब बी बोलता हूँ। इसके बाद में जब आपको इसमें टाइम नोट करना होता है लिक्विड के बहने का, उसके लिए 2 मार्क बने हुए हैं। ये आपका अपर मार्क है, यहाँ तक आप इसको फिल करते हो, ये आपका लोअर मार्क है, यहाँ तक इसको आप वापस से खाली करते हो। हमेशा आपको वाटर डालना होता है, लिक्विड डालना होता है इसके अंदर। इसमें एक रबर ट्यूब होती है जिससे आप उसको मुंह के द्वारा सक करते हो, खींचते हो, और मार्क को आप यहाँ तक फिक्स कर लेते हो। उसके बाद में उसको आप यहाँ से प्रेस रिलीज करते हो और आप यहाँ तक उसको खाली करने का वेट करते हो। यहाँ से यहाँ तक लिक्विड को बहने में जो टाइम लगता है वो आपको नोट करना होता है। आप एक बार करेंगे इसको जल के लिए, फिर एक बार करेंगे इसको अज्ञात द्रव के लिए। इस तरह से अब प्रैक्टिकली परफॉर्म करना होता है। इसका अलग वीडियो बना दूंगा चाहे तो मैं, अगर आपको दिक्कत है तो। बाकी ये पूरा प्रोसेस है, डायग्राम है, जिसको आप ऐसे बना के आओगे। डायग्राम के बाद में आप आते हो प्रेक्षण सारणी या ऑब्जर्वेशन टेबल। वो कैसे बनेगी, पहले में क्रम संख्या सीरियल नंबर, दूसरे में आसुत जल का प्रवाह का समय फ्लो टाइम ऑफ वाटर जो आपका T1 कहलाएगा, दूसरा है अज्ञात द्रव का प्रवाह का समय फ्लो टाइम ऑफ नॉन लिक्विड जो आपका T2 कहलाएगा। सपोज करो आपने पहली बार किया, रीडिंग यहाँ गया की, सेकंड टाइम किया, रीडिंग नोट कर दिया आपने, थर्ड टाइम की रीडिंग आपने यहाँ नोट कर दी। सपोज मैंने मान लिया कि आपके आंसर आता है 20 सेकंड
20 सेकंड और 20 सेकंड। यहाँ आप करेंगे 20 + 20 + 20 डिवाइड बाई 3 बराबर 20 सेकंड मिनट, जो भी आपका टाइम आता है। ऐसे आप यहाँ नोट करोगे, यहाँ आंसर आएगा, जो भी आएगा तीनों को आपने यहाँ प्लस किया, डिवाइड बाई 3 किया, और वो आपका आंसर सेकंडों में यहाँ पर आ जाएगा। तो वाटर का टाइम आएगा वो T1 कहलाएगा, अज्ञात का टाइम जो आएगा T2 कहलाएगा। इस तरह से आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो दोनों लिक्विड के लिए। उसके बाद में फॉर्मूला है, सूत्र है, आपको निकालना है इससे विस्कोसिटी ऑफ अननोन लिक्विड। यही आपका उद्देश्य था, दिए गए अज्ञात द्रव्य विस्कोसिटी निकालना। तो η2 बराबर क्या होता है, d2/d1 T2/T1 और η1। T1 और T2 दोनों आप पहले प्रैक्टिकल के द्वारा निकाल चुके हो। यहाँ पर D2 कहलाता है अज्ञात द्रव का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ अननोन लिक्विड, या D1 कहलाएगा जल का घनत्व है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जो कि आपकी फिक्स है। और ये आपको एग्जाम में जो भी होगा वो आपको दे देगा कि कितना मान आता है आपका D1 का। T2 अज्ञात द्रव का प्रवाह का समय, जो औसत समय निकालना है, ये आपने अभी प्रैक्टिकल के द्वारा इसको निकाल लिया होगा। इस प्रकार से T1 जल का प्रवाह का समय, वो भी औसत में आएगा, ये आपने प्रैक्टिकल के द्वारा अभी निकाल लिया होगा। फिर η2 अज्ञात द्रव्य की शांतता, ये आपको यहाँ पर निकालनी होती है। और η1 जो है जल की शांतता, ये आपको हमेशा दी हुई आएगी। अब आप ध्यान से देखिए, D2 आपको दिया जाएगा, D1 आपको दिया जाएगा, T2 आपने निकाल लिया, T1 आपने निकाल लिया, और η1 आपको दिया जाएगा। निकालना क्या आपको, η2 जो भी आपकी 5 वैल्यूज़ हैं सबको यहाँ पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, और आपको आंसर मिल जाएगा। लास्ट में था आपका रिजल्ट या परिणाम, वो क्या कहलाएगा, आपका दिए गए अज्ञात द्रव्य की शांतता या फिर विस्कोसिटी। उसकी यूनिट 3 हो सकती है मिली पॉइज में। जिस यूनिट में आपको η1 दी जाएगी उसी यूनिट में आपको η2 का आंसर लिख के आना है। वो आपकी मिली पॉइज हो सकती है, वो आपकी सेंटीपॉइज या आपकी पॉइज हो सकती है। अगर आप इस तरह लिख के आते हो तो ये क्वेश्चन आएगा आपका एग्जाम में 10 मार्क्स का। यहाँ आपको पूरे चांस है 10 में 10 मार्क्स मिलने के। मैं रिपीट दोबारा कर दूँ, जिस तरह बताया जा रहा है वो इस तरह आप करके आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेज होते हैं। अब आता है नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में 10 मार्क्स का। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, अगर आप इस तरह लिख के आते हो तो आपको एग्जाम में चांसेस पूरे मार्क्स मिलने के। आप कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे, देना देखने में और ना डाउनलोड करने में, और इसको आप सेव कर सकते हो ताकि एग्जाम के दिन इसको और ढंग से देख के जाएँ आप लोग। ये क्वेश्चन आएगा आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सिलेबस अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था आपसे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल आप एक क्वेश्चन आएगा और वो आएगा रेडिकल्स का या फिर मूलक का। दिए गए अकार्बनिक मिश्रण में 3 अम्लीय एवं 3 क्षारीय मूलकों की पहचान करना। आपको निकालने हैं 3 मूलक एसिडिक या अम्लीय और 3 मूलक क्षारीय या फिर बेसिक। इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 एसिडिक ऑब्लिक एनाइनिक एंड 3 बेसिक ऑब्लिक कैटाइनिक रेडिकल इन द गिवन इनऑर्गेनिक मिक्सचर। क्वेश्चन आएगा आप 10 मार्क्स का। इसको कैसे स्टार्ट करना है, पहले आपको लिखना है, मैंने पहले बता चुका हूँ, पहले आपको करना है अम्लीय मूलकों का परीक्षण। पहले आपको करना है टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल्स। वही 4 कॉलम रहेंगे आपकी, क्रम संख्या, प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष। तरीका आप सीख लो। पहले कहीं आपने नहीं अगर लिखा हो तो रिकॉर्ड में वैसे लिखोगे, आप लोग नहीं कराया तो एग्जाम में लिख के आओगे लोग, ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। क्या तरीका करने का, नंबर 1, अकार्बनिक मिश्रण में तनु H2SO4 डालने पर तीव्र बुद्धिवाट के साथ रंगहीन एवं गंधहीन गैस CO2 बाहर निकलती है। अपने को पता है कि CO2 गैस किससे बाहर निकलती है, फ्रॉम कार्बोनेट एंड फ्रॉम सल्फाइड। दोनों किस ग्रुप में आते हैं, दोनों आते हैं ग्रुप के अंदर, डाइल्यूट तनु H2SO4 ग्रुप के अंदर। तो यहाँ लिखोगे आप लोग दुर्बल समूह या तनु H2SO4 समूह उपस्थित है एवं कार्बोनेट हो सकता है। इस तरह आप प्रोसेस लेके आओगे। पहले आपने क्या लिखा है, इसके अंदर भी हो सकता है, और अब करेंगे आप इसे टेस्ट फॉर कन्फर्मेशन। अगला टेस्ट है 2 परखनली टेस्ट ट्यूब लेकर उनमें से एक टेस्ट ट्यूब में चूने का पानी CO2 एवं दूसरी परखनली में अकार्बनिक मिश्रण एवं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर निष्कासित गैस को निकास नली द्वारा चूने के पानी में प्रवाहित करने पर। अब चूने का पानी वैसे तो होता है सफ़ेद रंग का, कलरलेस होता है। चूने के पानी में जैसे आपने CO2 गैस पास करी उसका रंग हो जाएगा दूधिया फ्रॉम कलरलेस, यानी हो जाता है आपका कलरलेस से हो जाएगा आपका मिल्की या फिर दूधिया। ये ध्यान रख के चले। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है
कि उनके यहाँ पर कार्बोनेट्स बन जाते हैं और आप ये साफ साफ कहते हो कार्बोनेट निश्चित है। तो पहले हमने लिखा है हो सकता है, फिर हमने लिखा है निश्चित है। इस तरह से आप टेस्ट परफॉर्म करते हो। नेक्स्ट टेस्ट आपका है अकार्बनिक, एक मूलक निकालिए आपने कार्बोनेट, अगले मूलक निकालेंगे अपन हम। अकार्बनिक मिश्रण में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर रंगहीन एवं दमघोटू गैस क्लोरीन निकलती है। अपने को जब साफ साफ पता है कि जो सांद्र अम्ल डालने पर ऐसी गैस निकलती है तो किसी संकेत पता है, ये होता है फॉर क्लोराइड। तो यहाँ आप लिखते हो प्रबल समूह या सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल समूह उपस्थित क्लोराइड हो सकता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रख चलें कि पहले आपको लिखना क्या है, हमेशा हो सकता है, उसके बाद आप लिखते हो उसके अंदर कन्फर्मेटरी टेस्ट। अब क्लोराइड के लिए यहाँ पर 2 टेस्ट दिए गए हैं। पहला टेस्ट है इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट परीक्षण। ये इसलिए लिखना आपको सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष, सोडियम कार्बोनेट एक्सट्रैक्ट में कुछ बूंदें सांद्र नाइट्रिक अम्ल की डालने पर AgNO3 का विलयन डालते हैं। दही जैसा अवक्षेप या व्हाइट पिपिटी प्राप्त होता है जो NH4OH विलयन में विलय हो जाता है तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल डालने पर वापस आ जाता है। ये टेस्ट बताता है क्लोराइड निश्चित है। इस तरह से आप अगर लिख के आते हो तो आपको एग्जामिनर आराम से नंबर देगा। नेक्स्ट टेस्ट क्लोराइड के लिए क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण। अकार्बनिक मिश्रण में ठोस पोटेशियम डाइक्रोमेट K2SiO7 एवं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर गर्म करने से लाल रंग की वाष्प निकलती है। इस वाष्प को NaOH में प्रवाहित करने पर, यहाँ पर आप लिखते हो प्रवाहित करने पर विलयन हल्के पीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट के टेस्ट का इस पीले विलयन में एसिटिक अम्ल एवं लेड एस्टेट का विलयन डालने पर, यहाँ पर लेड क्रोमेट का पीले रंग का अवक्षेप बनता है। आपने लैब में काम किया हो तो ये अवक्षेप बहुत अच्छा बनता है और यहाँ पर आप लिख के आते हो क्लोराइड निश्चित है या फिर कन्फर्म है। नेक्स्ट टेस्ट है अकार्बनिक मिश्रण के सोडियम कार्बोनेट निष्कर्ष को तनु अम्ल डालकर उदासीन करते हैं। इसके पश्चात इसमें BaCl2 का विलयन डालते हैं। BaCl2 का विलयन डालने पर BaSO4 बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप व्हाइट पिपिटी बनता है जो कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल में विलय है। यह बताता है सल्फेट निश्चित है। अब आपने यहाँ पर 3 मूलक निकाले थे आपको अम्लीय और 3 आपने निकाल लिए हैं। पहला मूलक आपका यहाँ पर निकला था कार्बोनेट, दूसरा निकला था आपका क्लोराइड और तीसरा यहाँ पर निकला आपका सल्फेट। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा 3 मूलक आप तीनों निकाल लिए हैं। अब बारी आती है बेसिक या क्षारीय मूलकों के टेस्ट की। अब आपको निकालना है बेसिक रेडिकल्स, क्षारीय मूलकों का परीक्षण। इसके लिए भी आप सेम टेबल बनेगी, क्रम संख्या, ये प्रयोग, परीक्षण और ये आपका निष्कर्ष। यहाँ पर आता है क्षारीय मूलकों का परीक्षण। फर्स्ट आप डालते हो अकार्बनिक मिश्रण में सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH डालकर गर्म करने पर अमोनिया जैसी गंध निकलती है। अमोनिया ग्रुप कौन से में आता है? शून्य समूह के अंदर। ये ध्यान दें बेसिक रेडिकल्स के यहाँ पर ओवरऑल 0 समेत 7 ग्रुप हैं। 0 है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है और सिक्स्थ है। स्टार्ट 0 से करेंगे आप लोग, फिर मूव करेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की तरफ। तो अमोनियम जो आता है वो आता है शून्य समूह या 0 ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर लिखा है शून्य समूह उपस्थित अमोनियम मूलक हो सकता है। यहाँ भी आपने लिखा आपने हो सकता है। अब आपको डाउट हो गया, अब आपको करना है इसको निश्चित वाले टेस्ट या फॉर कन्फर्मेशन टेस्ट। परखनली के मुंह पर सांद्र HCl से भीगी छड़ ले जाने पर अमोनियम क्लोराइड के श्वेत रंग के धूम्र बनते। जैसे आप छड़ भीगी ले जाएंगे तो NH4Cl के बहुत गाढ़े धूम्र या फिर फोक्स बनते हैं। ये बताता है अमोनियम मूलक उपस्थित है। तो पहले आपने बोला हो सकता है, फिर आपने बोला निश्चित है या फिर उपस्थित है। नेक्स्ट है निष्कासित अमोनिया गैस को नेशनल रिएजेंट, जो क्या होता है आपका K2HgI4 जो लैब में आपको मिल जाएगा, में प्रवाहित करने पर भूरे रंग का अवक्षेप या ब्राउन पिपिटी बनता है, जो बताता है अमोनियम मूलक निश्चित है। ये 0 ग्रुप कर लिया आपने। 0 ग्रुप के बाद में क्या करेंगे अपन, प्रथम समूह से आगे के मूलकों के परीक्षण के लिए मोल विलयन, जिसको बोलते हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन, बनाकर ही टेस्ट किया जाएगा। और जो आपका OH बनता है उसका एक फिक्स क्रम है। वो कैसे बनता है, इनऑर्गेनिक मिक्सर में आप डालेंगे पहले वाटर से नहीं बना, क्योंकि OH की खास बात क्या है, OH हमेशा ट्रांसपेरेंट या पारदर्शी ही बनना चाहिए। तो मिक्सर लिया आपने, उसमें डाला पहले आपने पानी, उसको आपने शेक किया। वो मान लो ट्रांसपेरेंट नहीं बनता है, उसको अपन हीट करेंगे, फिर नहीं बनता है फिर यूज़ करेंगे आप डाइल्यूट HCl, फिर नहीं बनता है तो यूज़ करेंगे अपन कंसनट्रेट या सांद्र HCl, फिर नहीं बनता है तो अपन यूज़ करेंगे डाइल्यूट SNO3, फिर यूज़ करेंगे अपन
कंसनट्रेट HNO3 और लास्ट में कहीं भी नहीं बनता है तो लास्ट में अपन यूज करते हैं एक्वा रेजिया, जो मिक्सर होता है 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। इस तरह से बनाएंगे आप लोग ओरिजिनल सॉल्यूशन या फिर OS। ओस बनाने के बाद में प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करेंगे वो यहाँ पर अब आप फॉलो करेंगे। मोल विलियन यानी कि ओरिजिनल सॉल्यूशन में तनु HCl डालने पर श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है, व्हाइट पीपीटी मिल जाता है। प्रथम समूह उपस्थित जिस ग्रुप का आप रिएजेंट ऐड करेंगे और वहाँ अगर मान लो कोई भी अवक्षेप या पीपीटी बन जाता है तो ये निश्चित है कि वो आपका ग्रुप उपस्थित होगा ही होगा। ये डालापन है तनु HCl और ये आपका ग्रुप रिएजेंट ग्रुप है फर्स्ट का, डालते इसमें आ गया व्हाइट पीपीटी तो ग्रुप फर्स्ट आपका उपस्थित है। और ग्रुप फर्स्ट में क्यों हो सकता है आपका लेड, क्योंकि व्हाइट पीपीटी लेड ही दे सकता है। अब अवक्षेप जो आया उसको छानकर 2 भागों में अपन बांट लेते हैं। पहले भाग में अपन डाल देते हैं KI विलेन डाल देते हैं तो इसे लाल पीला अवक्षेप आता है जो बताता है कि लेड निश्चित है। दूसरे भाग में पोटेशियम क्रोमेट या केटोशैडोफोर का विलेन डालने पर पीला अवक्षेप बनता है जो दोबारा बता रहा है कि लेड निश्चित है। इस तरह से अपन 2 रेडिकल बेसिक निकाल लिए हैं, पहला तो आपका अमोनियम, दूसरा आपका लेड। अपने को अब एक रेडिकल बेसिक और निकालना है। अब आगे प्रथम समूह के संयंत्र में H2S गैस प्रवाहित करने पर जो प्रथम समूह का फिल्ट्रेट आया था उसमें मैंने H2S गैस पास कर दी और गैस पास करने के बाद में काले रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। दोबारा अवक्षेप आ गया, अपन H2S गैस पास करी है जो है ग्रुप सेकंड का ग्रुप रिएजेंट। यहाँ अवक्षेप आ गया तो ये निश्चित करता है द्वितीय समूह हो सकता है और उसमें आपका कॉपर +2 हो सकता है। अब इसका टेस्ट करिए अपन फॉर कन्फर्मेशन। तो क्या टेस्ट है, अवक्षेप में एसिटिक अम्ल एवं पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 का विलयन डालते हैं, चॉकलेटी भूरे रंग का अवक्षेप बनता है जो ये कन्फर्म करता है कि कॉपर +2 निश्चित है। अब आपको अगर इसमें टेस्ट में देखना है ओवरऑल कि अपन ने क्या क्या परफॉर्म किया था, तो पहले अपन ने परफॉर्म किया था टेस्ट फॉर रेडिकल एसिडिक, फिर मैंने परफॉर्म किया टेस्ट फॉर रेडिकल बेसिक। जिस ऑर्डर में आपने टेस्ट किए हैं रिजल्ट के अंदर भी आप उसी ऑर्डर में रिजल्ट लिखना है, आप इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो परिणाम में आएगा पहले दिए गए कार्बनिक मिश्रण में अम्लीय मूलक एसिडिक रेडिकल, पहले टेस्ट किया था फॉर कार्बोनेट। अगर आपको याद हो तो आप वीडियो को दोबारा बैक करके देख सकते हो कि पहले टेस्ट किया अपने कार्बोनेट के लिए, फिर किया था अपने फॉर क्लोराइड, फिर किया अपने फॉर सल्फाइड। अब काउंट कर ले, नंबर 1 एसिडिक, नंबर 2 एसिडिक और नंबर 3 एसिडिक। अपने ये बात हुई थी कि पहले आपको निकालने हैं रेडिकल एसिडिक 3 और 3 अपन निकाल चुके हैं। फिर क्षारीय बेसिक, ये भी इस ऑर्डर में आएंगे, पहले 0 ग्रुप का, फिर फर्स्ट का, फिर सेकंड का। सारे मूलक के अंदर पहले अपन निकाल लिया अमोनियम जो कौन से ग्रुप का है, 0 ग्रुप का, फिर लेड फर्स्ट का, फिर कॉपर सेकंड का। इस तरह अगर आप रेडिकल लिख के आते हो 6 और 6 आपको से पूछे गए थे तो 10 में से 10 मार्क्स आप यहाँ आराम से गेन कर सकते हो। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, जो लास्ट वीडियो है इसको आप ढंग से देख के जाएंगे, इसको सेव कर लें ताकि एग्ज़ाम के दिन आप जब आएँ तो इसको पूरा देख के आएँ ताकि आप एग्ज़ाम में पूरी कॉपी फिल कर सकें और तरीके से आप आंसर लिख सकें। अगेन जो स्टूडेंट सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सेमेस्टर आगे बढ़ने के लिए भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। और भी कोई आपकी क्वेरी है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने रिप्लाई को डाल सकते हो। थैंक यू।